दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ गुरुवार को सीएम हाउस में भाजपा विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया था, तो आज दूसरी ओर कमलनाथ सुबह से ही कांग्रेस और उसके समर्थक दल बसपा के विधायकों को अपने साथ लिए घूम रहे हैं। फिर वो बात अलग है कि कभी इसे लंच का नाम दिया जा रहा है तो कभी डिनर का। वैसे बात चाहे कवायदों के बारे में करें या फिर राज्यसभा की तीसरी सीट के नंबर गेम की, कांग्रेस इस पूरी दौड़ में भाजपा से काफी आगे नजर आ रही है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर पार्टी के दिग्गजों ने शुरुआती समय से ही जो मोर्चा संभाल रखा था और अभी भी खुद कमलनाथ सभी विधायकों को खुद से बांधे रखे हुए हैं। वही बात यदि भाजपा के बारे में करें तो उसके द्वारा समर्थित उम्मीदवार गोटिया अब किसी भी स्तर पर दौड़ में नजर नहीं आ रहे। हालांकि ये बात अलग है कि राज्यसभा की इस दौड़ में अभी भी वक्त आने का इंतजार किया जा रहा है। मायावती जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करने के लिए ये निर्णय लिया और मुझे उम्मीद है कि 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की कलाकारी और धन के बल पर राजनीति असफल होगी और हमारे उम्मीदवार विवेक तनखा जी विजयी होंगे। नहीं, ओपन वोटिंग तो संविधान में है और नियम है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ ऐसा। और एक बार और विवेक तनखा लड़ चुके हैं, परिणाम क्या हुआ था ये भी आप सबको मालूम है। तो गणित है और गणित के साथ साथ प्रयास है और आप सब इंतजार कीजिए क्या परिणाम आते हैं। यकीनन राज्यसभा के काउंटडाउन से पहले तीसरी सीट की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है, लेकिन फिर भी इससे जुड़े कई पहलू ऐसे सामने आए जिन्होंने इस चुनाव को काफी रोचक बना दिया। आइए आपको बताते हैं क्या है वो रोचक तथ्य। पर्याप्त संख्या बल से काफी दूर होने के बावजूद भाजपा नेता विनोद गोटिया ने निर्दलीय फॉर्म भरा। निर्दलीय प्रत्याशी को भाजपा द्वारा पूरा समर्थन मिला, संगठन भी मैदान में उतरा। कांग्रेस की तरफ से दिग्गज जुटे, कमलनाथ और दिग्विजय कमान संभाले रहे। बहुजन समाज पार्टी के चारों विधायक खुलकर कांग्रेस के समर्थन में आए। कोर्ट की तरफ से कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा मिला तो भाजपा विधायक का निर्वाचन शून्य घोषित हुआ। तीसरी सीट की रेस में चुनाव के ऐन वक्त पहले तक भाजपा की हर रणनीति नाकाम साबित हुई। तमाम कवायद, कसरतों और कोशिशों के बीच ये तय हो गया कि राज्यसभा के इस चुनाव को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प भी होगा कि भविष्य में इस चुनाव के सियासी इफेक्ट क्या कुछ होंगे। IND 24 के लिए भोपाल से विवेक पटैया के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सियासी इतिहास में शायद ही कभी इस तरह के हालात सामने आए हों। सिर्फ मध्य प्रदेश ही क्यों बल्कि गौर करें तो देश की सियासत भी इन हालात से अछूती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं मृदुल शर्मा, स्वागत है IND एजेंडा में। राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट को लेकर काफी हद तक तस्वीर साफ हो गई है। बावजूद इसके सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। आखिर किस तरह की तस्वीर लिखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा IND एजेंडा में। लेकिन उससे पहले नजर IND एजेंडा के पॉइंट्स पर। क्या राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर तस्वीर साफ हो गई है? क्या कांग्रेस के दिग्गजों की एकता ने उसे इस परीक्षा में पास करवा दिया? क्या इस चुनाव के माध्यम से 2018 चुनाव की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या भविष्य में भाजपा को रोकने के लिए बसपा और कांग्रेस हाथ मिला सकते हैं? तो तमाम कवायदें की गई और राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर जो अंकों का गणित था वो अब कांग्रेस के फेवर में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी ने अभी हार नहीं मानी है। चलिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, कल चुनाव है, कुछ ही घंटे बाकी हैं, क्या लगता है आपको, आप तो और आपकी पार्टी जीत के लिए आश्वस्त है? हमारी पार्टी शुरू से ही जीत के लिए आश्वस्त है। जिस दिन कांग्रेस ने प्रत्याशी के रूप में माननीय विवेक तनखा जी को मैदान में उतारा था, उसी दिन कांग्रेस ये जानती थी कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और पूर्ण बहुमत और एकता के साथ में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीत हमारी सुनिश्चित है। ये प्रथम दिन से तय था। आज का जो सिनेरियो देख रहे हैं वो तो
कुछ और नए स्वरूप में आ रहा है, कुछ हमको और बल और ताकत मिलती जा रही है। ये देश में जो लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वाले, लोकतंत्र के प्रति अपनी एक अच्छी सोच रखने वाले लोगों की जीत है और वह कल जो है रिजल्ट के रूप में परिणति में आएगी। जी दुर्गेश जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, अगर बीएसपी की बात करें तो जैसे ही उसने समर्थन दिया आपकी पार्टी काफी आश्वस्त हो गई थी जीत के लिए, तो क्या ये तस्वीर हमें 2018 में भी देखने को मिल सकती है? ये तो अभी एक काल्पनिक प्रश्न है कि 2018 में विधानसभा चुनाव किस तरीके के होंगे और कौन लड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। प्रश्न इसलिए क्योंकि अगर हम उत्तराखंड पर नजर डालें या फिर मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में नजर डालें तो मायावती ने खुद आगे रह के कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक तनखा को वोट करें, ये तो इसलिए प्रश्न उपजा। आज पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं, अभी तो पूरी कांग्रेस मायावती जी के जो समर्थन और जो सहयोग हमेशा देती आई हैं, उसके लिए हम लोग तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को उनके हद में रखने के लिए, उनको सही सबक सिखाने के लिए कांग्रेस का हमेशा सहयोग दिया है और आगे भी जैसा वक्त पे जैसी एक दूसरों को आवश्यकता अनुसार जो भी निर्णय होंगे या जरूरत होगी उस हिसाब से मिलजुल के काम किया जाएगा। सांप्रदायिक ताकतों को यदि उखाड़ के फेंकना है देश से, उनको सही राह पे लाके खड़ा करना है, उसके लिए हम सबको एकजुट होना ही पड़ेगा और एकजुट रहेंगे भी। जी, अगर हम इन नतीजों की गौर करें, अगर आपके शब्दों पर गौर करें तो ये नतीजे तो कांग्रेस के ही पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं। भविष्य में अगर इसकी बात करें तो क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? भविष्य निश्चित ही जो पिछला हमने लोकसभा चुनाव से ही देश में एक नया वातावरण देखने को मिला है, एक नई पूरी इतिहास के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने एक स्पष्ट बहुमत की सरकार पाई, पर वो पूरे चुनाव के अंदर जिस तरीके से पूरे देश की जनता को झूठे प्रलोभन दिए, जिस तरह देश की जनता को भ्रमित करने के काम इन्होंने किए, उसका कहीं ना कहीं नतीजा है कि जो नया युवा वो भ्रमित हुआ था और जो ज्यादातर नए वोटर थे वो इनकी बातों में भ्रमित हुए थे, देश की जनता को इन्होंने गुमराह किया था, पर उनकी कलई प्रतिदिन दिन प्रतिदिन खुलती जा रही है। दुर्गेश जी, एक चीज और अगर हम देखें, उपचुनावों पर गौर करें तो कांग्रेस को कई सारे उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब अगर राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट पर कांग्रेस विजय यहां पाती है तो क्या मानते इसका फायदा आने वाले चुनावों में भी मिलेगा? निश्चित ही कोई भी चुनाव की जीत और हार का असर कार्यकर्ताओं पे, साथियों के मनोबल पे पड़ता है और वह अगला जो भी रण क्षेत्र या चुनाव या जो भी स्थिति होती है उस क्षेत्र में उसके मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बल तो मिलता है। तो अगर यहां पर बात की जाए राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर तो आपके दिग्गज भी मैदान में उतरे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात हो, कमलनाथ की बात हो, खुद ही उन्होंने मोर्चा संभाला और उसका रिजल्ट काफी नजदीक हमें दिख रहा है। ये तो पार्टी का तय क्या हुआ नियम वो है कि हमको किस नेता को कहां पर किस काम के लिए उतारना है और उसे क्या किस कार्य को किस रूप में प्रस्तुत करना है, वो उनका हमारी पार्टी का इंटरनल बनाया हुआ नियम है, उस पर वो काम कर रहे हैं और पार्टी का एकजुटता के संग में सहयोग देना चाहिए और वो दे रहे हैं और उसका आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है आज। तो ये पार्टी का ही फैसला था कि सभी लोग एकजुटता से काम करेंगे और उसका नतीजा भी यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। चलिए बातचीत करते हैं, एक और मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, विकास बोंद्रिया जी भाजपा से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, अगर राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर हम बात करें तो कांग्रेस तो यहाँ पर जीत के लिए आश्वस्त है और पूरा मान लिया है कि तीसरी सीट पर उनका ही कब्जा होगा। सबसे पहला सवाल, अभी तक आपकी तरफ से कोई तस्वीर साफ नहीं है, हालांकि दावे अभी भी किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 अधिकृत उम्मीदवार हैं जो मेरे ख्याल से जिस दिन नामांकन भरा था उसी दिन कांग्रेस ने सभी ने सुनिश्चित समझ लिया था कि ये राज्यसभा में जा ही रहे हैं। मैंने सवाल तीसरी सीट जी, को लेकर मैं तीसरी के लिए तीसरी सीट निर्दलीय उम्मीदवार श्री विनोद गोटिया जी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक रूप से तय किया है कि हम उन्हें समर्थन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जब सब विधायक समर्थन कर ही रहे हैं, निर्दलीय विधायक भी कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद लग रही है कि विनोद गोटिया जी
तीसरी सीट के मतलब तीसरे विजेता के रूप में राज्यसभा में पहुंचेंगे। तो अंकों के गणित पर अगर हम गौर करें विकास जी, जी, तो यहाँ पर 51 होते हैं। जी जी, हालांकि दुखद घटना थी कल, राजेंद्र दादू का निधन हुआ, उसके बाद अब 51 बचे हैं, तो अभी भी 7 की जरूरत है। कांग्रेस के तो बिल्कुल ही, मैं निर्दलीय को भी मिला रहा हूं, अगर निर्दलीय आज कांग्रेस के पक्ष में अपना समर्थन देखिए आप भी आभारी हैं। लेकिन एक जो और बताऊं दुर्गेश जी, उनको कल सीएम हाउस के पास भी देखा गया, कल सीएम से मुलाकात हुई, तो अभी उस पर संशय जरूर बना हुआ है, उस पर हम साफ नहीं कह सकते। देखिए मृदुल जी, अपन उनकी तब जोड़ के भी नहीं बोल सकते। मृदुल जी, अगर भोजन साथ कर लेने से, साथ बैठ लेने से ही वोट अगर हो जाता और समर्थन मिल जाता, तो फिर कांग्रेस तो कब की कई अनेक चुनाव जीत चुकी होती। ऐसी स्थितियां नहीं है। वो आपके साथ है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ना ऐसा, मैं किसी नामजद के लिए तो कह ही नहीं रहा हूं आपके साथ में, आपके बात में है ना। लेकिन जो हम लोगों की, हमारे नेताओं की, वरिष्ठ नेताओं की बातचीतें हुई हैं, उससे हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि जितने भी विधायक हैं वो चाहते हैं कि एक ऐसी पार्टी का समर्थक कैंडिडेट जीत के जाए तीसरे उम्मीदवार के रूप में, तीसरे विजेता के रूप में, कि वो सकारात्मक रूप से प्रदेश के विकास में, देश के विकास में योगदान कर सके। और उसके लिए स्थिति लोगों को, विधायकों को समझती है। हम जनता को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन विधायक बड़े अनुभवी होते हैं, वो समझते हैं कि कांग्रेस आखिर राज्यसभा में क्या खेल खेल रही है पिछले 1.5-2 साल से, और कैसे सकारात्मकता का काम करेगी। मतलब अगर कांग्रेस का एक आध बढ़ भी जाए संख्या गणित में राज्यसभा में, तो वो सकारात्मक काम करेगा या आज तक नकारात्मक काम करेगा। आज तक कांग्रेस ने हिंदुस्तान के इतिहास में सकारात्मक कार्य ही करे हैं, और उसका रिजल्ट है कि आज भी कोई भी देश का नागरिक कोई ऐसा मुद्दा लेके जिस पे देश में पूरा भ्रम फैलाया हो, जिसमें देश की जनता के बीच में झूठ बोला गया हो, और चुनाव के बाद में उन सब बातों को चुनावी जुमला कह के और अपने पल्ला झाड़ने की कोशिश कांग्रेस ने कभी नहीं की। कांग्रेस ने कभी किसी को इस बातों पे धोखा नहीं दिया कि चुनाव होंगे तो हम आपको 15 लाख देंगे, चुनाव हो जाएंगे तो बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे। बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि अच्छे दिन किन के आ रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं। कौन दिन रात हवाई जहाजों में पूरे विश्व का भ्रमण कर रहा है, एक नया सैटेलाइट छूट चुका है हिंदुस्तान से, वो सब देख रहे हैं। जी विकास जी कुछ कहना चाहते हैं? कांग्रेस के 2-3 विषय हैं, जुमला, 15 लाख। हमारा नहीं भैया, हमारा नहीं है। तो आपके नेताओं ने बोला भैया चुनावी जुमले थे, हमने नहीं बोला। सुनिए तो आप लोग बोलते हैं, मुझे बोलने दीजिए। हम तो उसी बात को रख रहे हैं। आप बोल रहे, फिर मैं बोलता हूँ। बोलिए। मैं इतना बोलता हूँ कि आप बार बार इन चीजों से भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो कर रही है, उस ओर अग्रसर है। 2 साल में काफी कुछ काम किया। अब देखिए दिक्कत कहां आ रही थी, आखिर कैसे कांग्रेस नकारात्मक रूप ले रही है। लोकसभा है, सरकार चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो नए कानून, जो नए मसौदों पे काम करना है, लोकसभा उन्हें पारित कर रही है। लेकिन कांग्रेस केवल इसलिए कि सरकार में वो नहीं है, जिन मुद्दों पे पहले वो खुद काम करने की बातें करती थी, खुद के घोषणा पत्र के माध्यम से भी करती थी, पर चूंकि सरकार उनके हाथ से फिसल गई। चलिए वो एक अलग विषय है, लेकिन विकास एक सवाल मेरा इस बीच भूमि अधिग्रहण कानून पे खुद काम करना चाहते थे, वो उसके लिए चलिए आपकी जद्दोजहद हम समझ सकते हैं, राज्यसभा में बहुमत हासिल करने के। जीएसटी पे काम करना चाहते थे, लेकिन अब करने नहीं देना, करना तो चाहते हैं। देखिए मृदुल जी, आप जिस तरीके से लोकसभा में 15 लाख से लेके और 10 सर से लेके और अच्छे दिन तक के जो झूठे वादे करते आए, आपने लोकसभा में चुनाव जीतने के बाद में जिस तरह से भूमि अधिग्रहण कानून में किसानों की जमीन को जबरदस्ती और नए रूप में अधिग्रहण करने की कोशिश करी, हमने बोला हाईवे के किनारे गलत है। आपने नहीं कोई डबल मुआवजा करा, गलत है। आप कोई मुआवजा डबल टिबल नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पर ऐसे नियम बनाना कि राज्य वो सारे नियम जो मुआवजे और उसके हैं वो केंद्र सरकार में पहली कांग्रेस गवर्नमेंट बना के रखी और किसानों को लाभान्वित हो भूमि अर्जन से के कार्य से, क्या ये गलत है?
देखिए जीडीपी की ग्रोथ आप देख लें, महंगाई दर में जो गिरावट आ रही है उसको देख जीडीपी लें, की ग्रोथ और महंगाई दर और देश के देश अंदर जो में लोकतंत्र की हत्या करने का जो पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर हम राज्यसभा चुनावों पर वापस आए और यहाँ की तस्वीर देखें तो बसपा ने कांग्रेस का साथ दिया। विकास जी, क्या बसपा ने जो कांग्रेस को साथ दिया है वो 2018 चुनाव में आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्या मानते हैं? नहीं, ऐसी कोई विषय नहीं है। बसपा साथ देने का एक उन्होंने पत्र जारी किया है। अब ये तो कल ही पता लगेगा उनके विधायक क्या करते हैं। 4 विधायक हैं मात्र बसपा के पास में, लेकिन पूरे अगर मध्य प्रदेश भविष्य में भी तो ऐसा कांग्रेस और कोई बसपा हाथ दिक्कत मिलाते नहीं तो है। करीब 7 से 8% वोट खसकेगा, क्या मानते हैं? अब देखिए, मेरे को तो लगता है कि बसपा ने जो पत्र जारी किया वो एक विषय है, बसपा के जो विधायक कल जिस ढंग से वोट करेंगे वो एक अलग विषय जाएगा। और आप अभी भी एक आप आस कांग्रेस बंधी और बसपा के वोटों को जोड़ने की बात मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। बसपा का ये पत्र दुर्गेश जी बता दूं मैं आपको, यूपी में कितना पीड़ादायक कांग्रेस के लिए बनेगा, क्योंकि अब कांग्रेस को तो मालूम है यूपी में दे आर फिनिश, साफ है, सुबड़ा साफ है, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो हम परसेंट एकेडमिक बात कर रहे हैं वोटों की, कितने परसेंटेज वोट की, उसमें इन्हें कितना घाटा होगा ये समझेंगे। जी दुर्गेश जी, अगर ये समझ भी रहे हैं, एक आस अभी भी बाकी है, क्या करेंगे? इनकी आस और इनकी बात को मैं जवाब दे दूं। लोकसभा चुनाव के अंदर जिस क्षेत्र से माननीय मोदी जी ने अपना परचम फैला के चुनाव जीता था, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद में जब नगर पंचायतों के चुनाव हुए, वहां उनका सुपड़ा साफ नहीं हो गया, वो पूरी तरह से नस्ते नाबूद होकर गायब हो गए। और ये अब आप बात सुन लें, आपने यूपी की बात करी थी, मैं यूपी का आपको जवाब दे रहा हूं। आने वाला समय 2017 मार्च अप्रैल में चुनाव होने, आपको आपकी कलई खुल जाएगी, धुल जाएगी, पता लग जाएगा कि आप कहां हैं। और आज यदि राज्यसभा चुनाव की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस दिन माननीय विवेक तनखा जी ने राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में चुनाव के लिए फॉर्म भरा, उस दिन भी हम 57 विधायक कांग्रेस के एकजुटता के संग उनके साथ थे। 58वां चुनाव हम लड़ रहे थे। ये एक अलग बात है कि वो चुनाव हम हार गए, यदि वो जीतते तो हमारे पास 58 पूरे होते। यदि अंगणित का हिसाब देखें तो हमारे पास में 57 प्लस एक संभावित उम्मीद थी, और उस आधार पे हमने चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा। ये हमारी नैतिकता और हमारा स्पष्टतावादिता है जो हमने इस चुनाव में दिखाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक नेता को, बेचारे को अभी भी पद पे बना के रखा हुआ है, वो कहते हैं हमारा नहीं है तो निर्दलीय है, पता नहीं कैसा निर्दलीय है। अब तो पर मैं वही आदरणीय मृदुल जी, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसा निर्दलीय है जिसके लिए इनके सारे नेता भी कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, इनके सारे नेता इस जुगाड़ में लगे हैं कि हम कैसे इनकी क्या अपनी मान सम्मान और अपनी इज्जत बचा पाए, जो कि बिल्कुल नहीं होना किसी स्थिति में। आज इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 48 विधायक हैं। 48 विधायक के बाद में इनको 10 विधायक चाहिए। 2 निर्दलीय विधायक ये बोल रहे हैं कि इनके साथ है, वो तो कल वोट बताएगा कि वो भी किधर है किधर नहीं है। हाँ। ये तो समय, क्योंकि जो निर्दलीय विधायक है उनमें से एक जरूर इनकी पार्टी में कभी रहे थे और एक हमारी पार्टी। यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं, विकास जी आप कहिए। दुर्गेश जी, एक अंक गणित को जिसको पहले नहीं याद कर पा रहे थे, नए तर्क के रूप में अब नई तस्तरी में रखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दुर्गेश जी सुनिए ना एक मिनट को, राज्यसभा का चुनाव लड़ना किसी निर्दलीय व्यक्ति के द्वारा क्या अनैतिक है? कोई अनैतिक नहीं है। फिर आप क्यों अनैतिक? हम थोड़ी अनैतिक बोल रहे हैं, हम तो अनैतिकता आपके कर्मों पे बोल रहे हैं। आपके पूरे नेता दर दर भटकते फिर रहे हैं कि यार कैसे भी अपने जो हमारे निर्दलीय के नाम पे हमारे एक नेता जो मैदान में हमने खुद उतारा है, उससे हम अपनी इज्जत कैसे बचाएं, क्या करें, वो तो बचनी भी नहीं है। और ये सब जानते हैं। नैतिकता तो ये बनती है कि जब आपको यथार्थ दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि कुछ होना नहीं है, मैंने तो आपसे आप उनको मैदान से बाहर कर लें। दुर्गेश जी आपने पूरा माइक ही ले लिया। मैंने तो आपसे इतना पूछ रहा था कि अनैतिक है नैतिक है निर्दलीय का चुनाव लड़ना। आप बताएं ना नैतिक। मैं आगे बता दे रहा हूं आपको। देखिए, एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में उतरता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नकारात्मक कामों को रोकना चाहती है, जो राज्यसभा के माध्यम से वो कर रहे हैं, देश की प्रगति को रोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की विचारधारा
से दूर रहना चाहती है, लोगों को भी दूर रखना चाहती है। एक निर्दलीय उम्मीदवार उस वक्त मैदान में है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से संबद्ध है। तो भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि हम भाई इस व्यक्ति का, इस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। हमारे जो बचे हुए वोट हैं, हमारे 2 उम्मीदवार तो जीत ही रहे हैं, जो बाकी के हमारे वोट हैं वो हम इस उम्मीदवार को देंगे। अब वो उम्मीदवार अन्य जीत के वोट पाने के लिए अगर अन्य विधायकों से बात करता है तो क्या ये अनैतिक है? अगर अनैतिक होता तो फिर संवैधानिक रूप से इस काम को रोका जाता। लेकिन अगर निर्वाचन प्रक्रिया में इसे अनुमति दी गई है तो है दुर्गेश जी। अच्छा दुर्गेश जी, अब मैं एक उदाहरण आपका उदाहरण आपको बता दे रहा हूं। राजस्थान का केस स्टडी ले लें। श्री कमल मुरारका वहां चुनाव लड़वाए हैं, पहले कांग्रेस से रह भी चुके हैं राज्यसभा सदस्य वगैरह, इस बार भी लड़वाए हैं, समर्थन कांग्रेस दे रही है, निर्दलीय के रूप में लड़वाए हैं। अब आप बताइए विकास जी, अब मेरा आखिरी सवाल है, समय बहुत कम है हमारे पास। दुर्गेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इन चुनावों, राज्यसभा चुनाव का इतिहास देखना पड़ेगा। विकास जी, समय बहुत कम है, एक आखिरी, मैं तो वर्तमान चुनाव की राजस्थान की बात एक आखिरी सवाल आप दोनों से। विकास जी खुद काम कर रहे हैं एक प्रदेश में और दूसरे प्रदेश में समय बहुत कम है, एक आखिरी सवाल आप दोनों से करना चाहूंगा। अगर इन चुनावों की हम बात करें तो नतीजों की छाप क्या आने वाले समय में और भविष्य में देखने को मिलेगी, क्या छाप दिखेगी? सबसे पहले दुर्गेश जी, फिर विकास जी। निश्चित ही आने वाले समय में नतीजों के रूप में छाप दिखाई देगी। कुछ ही दिन बाद में 2 उपचुनाव सबने पूरे प्रदेश में देखना है। यह चुनाव का रिजल्ट कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर के आएगा और उस जोश का रिजल्ट इनको आने वाले चुनावों में भी दिख जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो अनैतिकता और जो लोकतंत्र के खिलाफ जो माहौल बनाने की जो इनकी कोशिशें हैं, उसमें उनको करारा जवाब मिलेगा। विकास जी, मुझे बहुत आपत्ति है जो बार बार दुर्गेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता की अलोकतांत्रिक तरीका है चुनाव लड़ना, चुनाव में एक निर्दलीय को समर्थन देना। भैया हम तो एक आखिरी प्रतिक्रिया, क्या छाप पड़ेगी, क्या आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? दुर्गेश जी, बहुत समय कम है। विकास जी, समय बहुत कम है, आखिरी प्रतिक्रिया, कितना असर पड़ेगा आने वाले समय में? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि जो बार बार अनैतिकता की बात कर रहा है, मैंने वर्तमान में एक राजस्थान का उदाहरण दिया, यही वकील साहब हिंदुस्तान में उदाहरण देखें, उत्तराखंड में आप गए थे, यही चलिए वो अगर हम जाएंगे तो चर्चा बहुत लंबी जाएगी। मैं आपकी बात को समझता हूँ। उत्तराखंड में पैसे और सीबीआई की इंक्वायरी कौन झेल रहा है? चलिए ठीक है, उत्तराखंड अलग विषय है। अगर हम राज्यसभा चुनाव की बात करें, पिछले चुनाव में यही वकील साहब निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे, तब कांग्रेस समर्थन दे रही थी, कांग्रेस के प्रत्याशी थे उस समय भी। आप नहीं थे। चलिए ठीक है, अभी अगर कुछ 38 वोट थे उनके पास, अभी राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर बात करें, विकास जी, कांग्रेस से उतार दिया, विकास जी अनैतिक है। चलिए विकास जी, यहां पर अगर हम बात करें तो अभी भी तस्वीर साफ हालांकि दिख रही है। कांग्रेस जहां जीत के लिए आश्वस्त है, वहीं बीजेपी अभी भी एक आस में है। आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राज्यसभा की तीसरी सीट पर जो समीकरण बने हैं वो जरूर इतिहास में पहली दफा बने होंगे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और देखना होगा नतीजा आखिर किसके पक्ष में जाते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।